मैं मानता हूँ कि यदि पृथ्वी की यदि कोई सबसे पुण्य धरती है कि भारत के बाद यदि मैं उसको मैं जियोग्राफिकली बात करूँ तो वह नेपाल है। और मैं आज अपने आप को यहाँ पे आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देता हूँ। सीमाओं की बातें तो देशों की हैं, लेकिन अंदर से मैं बात करूँ तो दिल भारत का नेपाल में बसता है और नेपाल के शरीर में भारत की आत्मा बसती है। तो भारत और नेपाल का रिश्ता वैसा ही रिश्ता है जैसे एक शरीर और आत्मा का होता है, जिसे सीमाओं से अलग नहीं किया जा सकता है। भारत और नेपाल का रिश्ता एक दिल और एक दिमाग का रिश्ता है, एक दिल और आत्मा और शरीर का रिश्ता है। यह कभी भी सीमाओं से इसको बांधा नहीं जा सकता। और आज गणेश चतुर्थी है और मैं यहाँ के लोगों से यहाँ का जो कल्चर है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नेपाल एकमात्र ऐसा कंट्री है जहाँ पर शनिवार को हॉलीडे छुट्टी मनाई जाती है। जबकि भारतीय पंचांग के अनुसार जो विक्रमादित्य पंचांग है वह यह कहता है कि जो हॉलीडे है वो शनिवार को होना चाहिए, वह संडे को नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो संडे है, जो रविवार है, वह तो रवि का दिन है, वह तो सूर्य का दिन है और सूर्य का दिन तो काम का दिन होता है, गवर्नमेंट का दिन है, काम करने का दिन है। जबकि पूरा वेस्टर्न कल्चर रविवार को छुट्टी बनाता है। छुट्टी का दिन हमेशा शनिवार को होना चाहिए। शनिवार यानी कि सैटरडे, शनि महाराज जो कि सबसे बुजुर्ग ग्रह है, जबकि जो सबसे शनि का मतलब आलस्य है, आलस्य आराम करने का दिन कौन सा है? शनि है। तो यह कल्चर पूरे विश्व में मात्र नेपाल के अंदर है और मैं ऐसे कल्चर को मैं देखने आया हूँ। ज्ञान की मैं बात करता हूँ तो ये मेरे पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। कुछ समय पूर्व, आज से 7-8 वर्ष पूर्व, मैं भी एस्ट्रोलॉजी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, जैसे आजकल के युवा विश्वास नहीं करते। तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी कि मेरे को कैंसर हो गया और मैं एकदम से बैंक करप्ट हो गया। हज़ारों करोड़ों रुपए के लोन में मैं बैंक कर्जे में दब गया और बैंक ने मुझको दिवालिया घोषित कर दिया। तो मेरी मदर के कहने पर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी और मेरी मदर ने जैसे ही मेरे को मेरी कुंडली दिखाई तो उन्होंने मेरी कुंडली को उठाकर फेंक दिया। तो उन्होंने बोला कि इस कुंडली में कुछ नहीं है। अब मैं एजुकेटेड था, एक बिजनेसमैन, तो ये बात मेरे को कहीं ना कहीं मेरे दिल को ठेस पहुँची कि यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं और ये मेरी कुंडली को फेंक रहा है या कह रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस जन्म कुंडली में या एस्ट्रोलॉजी में कुछ तो है जो इतने लोग बैठे हैं और ये अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तब मैंने इस एस्ट्रोलॉजी को ये अंदर ही अंदर मन में संकल्प ले लिया कि मैं इसको सीख कर रहूँगा और इसके रहस्यों को जान कर रहूँगा। तब मैंने एस्ट्रोलॉजी को रिसर्च करना शुरू कर दिया, इसको पढ़ना शुरू कर दिया और अच्छे अच्छे लोगों से जो इसके जानकार थे उनसे मिलना शुरू कर दिया। और उनके बताई हुई चीज़ों को मैंने जब अपनी लाइफ में अनुसरण करना शुरू किया तो मेरे जीवन में परिवर्तन आने लग गया। और मैं कुछ ही टाइम के बाद जो मेरे को कर्जा था या मेरे को लोन की समस्या थी उससे मैं बाहर आ गया। कैंसर जैसी महामारी बीमारी को मैंने हराया। हमारे जो ऋषियों ने चीज़ों को लिखा हम उतने अच्छे से इसको रिप्रेजेंट मार्केट में या बाज़ार में नहीं कर पाए जो साइंटिस्ट ने किया है। फ़र्क इतना है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो एस्ट्रोलॉजी एक पूरा का पूरा विज्ञान है, लेकिन हम लोग इनको उतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। मैं इस बात पे लगा पड़ा हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी को उतने अच्छे ढंग से वैज्ञानिक रूप के एक तथ्य के रूप में आपको बताऊँ कि ये एक विज्ञान है और इसके यह किसी भी प्रकार से भ्रम नहीं है या किसी भी प्रकार से चमत्कार नहीं है। आप एक बात बताइए, एक डॉक्टर जब एक सीने को फाड़ता है, ये ऑपरेशन करता है, हार्ट का ऑपरेशन, क्या आप कर सकते हैं? ये डॉक्टर कब कर सकता है? जब वह उसकी पूरी की पूरी विद्या को सीख लेता है कि किस प्रकार से मुझे इसको इंजेक्शन देना है, इसको बेहोश करना है, पैर से एक नाली निकालनी है, फिर यहाँ पे जोड़नी है। आप और मैं तो नहीं कर सकते ना। तब उसने किसी न किसी को विद्या पढ़ी है तभी वो कर सकता है। उसी प्रकार से ज्योतिष एक साइंस है, ज्योतिष एक विद्या है, ज्योतिष एक कला है। यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है और मैं इसको साबित करता हूँ कि ये किसी भी प्रकार से भ्रम नहीं है, ये किसी भी प्रकार से चमत्कार नहीं है। ये एक साइंस है, ये एक स्टडी है जिसको मैंने बहुत बारीकी से इसको समझा है। जो ज्योतिष हमारा कॉन्शियस माइंड है और वास्तु हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। वास्तु जो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, यह जो ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें आकाश, धरती, वायु, अग्नि, जल, ये पांच तत्व हमारे शरीर में, ये 5 तत्व भी हमारे ब्रह्मांड में है। तो वास्तु हमें ये बताता है कि आप घर बनाते समय, अपना ऑफिस बनाते समय, फैक्ट्री बनाते समय इन 5 तत्वों से किस प्रकार से अपने आप को अलाइन करें। आप नेचर के अनुसार चलें। यदि हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है और आप ही पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं
तो आप प्रकृति के साथ में चलते हैं। तो वास्तु आपको ये बताता है कि आपको किस प्रकार से प्रकृति के साथ में रहना है, कि जो आपके घर का पानी का कौन है वहाँ पे अग्नि नहीं होनी चाहिए, जो अग्नि का कोना है वहाँ पानी नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। तो वह बताता है कि नेचर ये है और आप नेचर के अनुसार चलिए, आप प्रकृति के अनुसार चलिए। हिंदू धर्म तो हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहा है, उसने सभी धर्मों को साथ में चलने को कहा है। उसने तो अतिथि देवो भव, उसने तो ये कहा है कि कोई भी अतिथि आपके द्वार पर आ जाए तो उसके देवताओं की तरह उसको मानकर उसका स्वागत और सरोकार किया जाए। लेकिन कभी भी यह नहीं होना चाहिए कि आप जिसको अतिथि देवो भव की संज्ञा दे रहे हैं, अतिथि देवो, वो सामने वाला आपके ऊपर प्रहार करे तो आपके ऊपर भी उतने ही अस्त्र शस्त्र होने चाहिए कि आप सामने वाले का मुकाबला कर सकें। राजतंत्र का पक्षधर नहीं है आप, नेपाल का किंग सिस्टम नेपाल का? नहीं, मैं नेपाल के लिए, नेपाल के राजतंत्र के लिए मैं किसी के लिए किसी भी प्रकार की बात को नहीं कहता हूँ। ये सब न्यूज़ नहीं, आप बिल्कुल ऐसा, मैं बिल्कुल भी किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ और मैं बिल्कुल किसी के साथ नहीं हूँ। मैं साथ हूँ तो हिंदू की जो संस्कृति है, हिंदू के जो रीति रिवाज हैं उसको अपनाने के लिए मैं बात बोल रहा हूँ। मैं हिंदू धर्म का प्रचार पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में करने को निकला हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हमारे बच्चों को, हमारे रीति रिवाजों को जो भूल रहे हैं, जो हमारी संस्कृति को लोग भूल रहे हैं, इन्हें अपनाना चाहिए, इन्हें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो ऐसा कहना कि मैं पैसे वालों का एस्ट्रोलॉजर हूँ, ये बिल्कुल गलत है। मैं पैसा बनाने के लिए, कि जो जिसको चाहता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, उसकी मदद करने वालों का एस्ट्रोलॉजर। मैंने वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में और नंबर्स में, न्यूमरोलॉजी में ऐसे शोध किए हैं जो अभी से पहले किसी ने नहीं किए हैं। मैंने एस्ट्रोलॉजी में ये कुछ बताने की कोशिश की है कि आप जो काम करते हैं यह काम किस ग्रह से संबंधित है और आपको कौन सा काम करना चाहिए। जैसे नेपाल में मान लीजिए सीमेंट इंडस्ट्री का काम है तो सीमेंट इंडस्ट्री को राहु ग्रह से देखा जाता है। बैटरी का काम है, ये राहु ग्रह से देखा जाता है। यदि कोई डिस्पोजल का काम कर रहा है तो ये राहु ग्रह से देखा जाता है। यदि किसी भी प्रकार के ऑयल का काम करता है कोई तो यह शनि ग्रह से देखा जाता है। हमारा एक वेबसाइट है आचार्य लवभूषण, LAVBHUSHAN, तो वह आप गूगल पे ढूंढें तो आपको वहाँ पे हमारा नंबर मिल जाएगा। और हमने नेपाल में भी हम अपना एक ऑफिस बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ जुनतारा खबरमा। म कुलबहादुर ओली। दर्शकबिन आज हामीमाझ हुनुहुन्छ विश्वकै चर्चित ज्योतिषी आचार्य लवभूषण यति बेला नेपालमा आउनुभएको छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उहाँ चाहिँ यस सम्बन्धी विश्वका धेरै देशमा भ्रमण गरिसक्नु भएको छ र ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धी उहाँले धेरै अनुभव गरिसक्नु भएको छ। आज उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। सर्वप्रथम त स्वागत है आपका। नमस्ते। कैसा है आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। नेपाल में अभी आज मैं पहली बार नेपाल में आया हूँ। पहली बार? हाँ, नेपाल में पहली बार आया हूँ। कुछ काम के लिए? हाँ, कुछ यहाँ कुछ लोग हैं, मेरे जातक हैं यहाँ पे, उनसे कुछ मिलने आया हूँ। और भगवान श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन, उन्होंने ऐसा लगा कि मुझे उन्होंने बुलाया है और उनके दर्शन के लिए मैं आया हूँ। तीज के अवसर में? हाँ, तीज के अवसर में कल तीज थी और आज गणेश चतुर्थी है। और मैं यहाँ के लोगों से, यहाँ का जो कल्चर है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नेपाल एकमात्र ऐसा कंट्री है जहाँ पर शनिवार को हॉलीडे छुट्टी मनाई जाती है। जबकि भारतीय पंचांग के अनुसार जो विक्रमादित्य पंचांग है वह यह कहता है कि जो हॉलीडे है वो शनिवार को होना चाहिए, वह संडे को नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो संडे है, जो रविवार है, वह तो रवि का दिन है, वह तो सूर्य का दिन है। और सूर्य का दिन तो काम का दिन होता है, गवर्नमेंट का दिन है, काम करने का दिन है। जबकि पूरा वेस्टर्न कल्चर रविवार को छुट्टी बनाता है। छुट्टी का दिन हमेशा शनिवार को होना चाहिए। शनिवार यानी कि सैटरडे, शनि महाराज जो कि सबसे बुजुर्ग ग्रह है, जबकि जो सबसे, शनि का मतलब आलस्य है। आलस्य आराम करने का दिन कौन सा है? शनि है। तो यह कल्चर पूरे विश्व में मात्र नेपाल के अंदर है। और मैं ऐसे कल्चर को मैं देखने आया हूँ जहाँ पे भारतीय एस्ट्रोलॉजी की परंपरा को खूब अच्छे तरीके से निभाया जा रहा है। और मैं चाह रहा हूँ कि यह जो शनिवार की छुट्टी का जो कल्चर है, जो कस्टम है, ये पूरे विश्व में फैले। मैं इसको अपनी भारतीय जो सरकार है उसके सामने भी इसको पेश करूँगा कि भारतीय एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, जो विक्रमादित्य पंचांग के अनुसार, जो छुट्टी का दिन है वो शनिवार को ही होना चाहिए। रविवार को तो सरकारी कामकाज पूर्ण रूप से शुरू होनी चाहिए। आप वर्ल्ड वाइज फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट जी।
क्या लगता है ज्योतिष क्या है, मानव जगत में इसकी आवश्यकता क्यों है, आपका इस ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, क्या आपको इससे इस प्रकार समझना चाहिए कि आप आध्यात्मिक समझ गए? क्या समझता हूँ? ज्योतिष क्या है, ज्योतिष शास्त्र? जी, आज आपने एक बात शुरू से लिखी कि आप विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर हैं। विश्वविख्यात आचार्य लवभूषण नहीं है, विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजी है। और आज मेरा नाम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से है और मैं इसके चरणों में मैं नमन करना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति की, भारतीय वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, जिसमें ऋषियों ने हजारों साल, करोड़ों साल पहले आज के इतिहास को लिख दिया। आज आप देखिए ना कि पंचांग के अंदर आज से हजारों वर्ष पूर्व की गणना भी है और आगे आने वाले सालों में क्या होगा, 2025 में दीपावली कब होगी, होली कब होगी, ये सब कुछ पहले ही हमारे पंचांगों में हमारे ऋषियों ने लिख दिया है कि गर्मी कब होगी, सर्दी कब होगी, ये सूर्य कब होगा, दिन कब होगा, रात कब होगी। तो मैं तो इसका प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ हूँ, पूरे भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर, कि भारतीय एस्ट्रोलॉजी को हमें पहचानना चाहिए। और यदि आपने बोला कि जो भारतीय एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत क्यों है, एस्ट्रोलॉजी आपके जन्म के समय जो ग्रह नक्षत्र एक आसमान में बने हुए थे उनकी गणना करके आपकी एक जन्म पत्रिका तैयार होती है। यह जन्म पत्रिका वैसे ही काम करती है जैसे मार्केट से आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आते हैं, प्रोडक्ट लेकर आते हैं, तो उसमें उसके साथ में प्रोडक्ट का मॉड्यूल आता है ना, आपको दिखाने के लिए कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, कितने टाइम इसको चला कर रखना है, कब चार्ज करना है, इसका उपयोग क्या है। उसी प्रकार से जो हमारी जन्म पत्रिका है वह हमें बताती है कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, क्या आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं या उनको आप किस प्रकार से पश्चाताप कर सकते हो, आप कौन सा कार्य करें तो आप सफल होंगे। और यदि आप एक बच्चे हैं तो कौन से सब्जेक्ट में चाहें, कौन सा विषय आप चुनें, आप कॉमर्स लें, साइंस लें, मेडिकल लें, नॉन मेडिकल लें, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो कौन से प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए। तो यह सब हमें हमारी जो जन्म कुंडली है वह बताती है। यदि इस जन्म कुंडली का गहन अध्ययन करके हम अपने प्रोफेशन को चुनते हैं, हम वह काम करते हैं, तो हमारे साथ में हमारा भाग्य भी लग जाता है और हम एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। अब इस कहाँ से प्राप्त हुआ आपके ज्ञान की मैं बात करता हूँ तो ये मेरे पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। कुछ समय पूरे आज से 7-8 वर्ष पूर्व मैं भी एस्ट्रोलॉजी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, जैसे आजकल के युवा विश्वास नहीं करते। तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी कि मेरे को कैंसर हो गया और मैं एकदम से बैंक करप्ट हो गया। हज़ारों करोड़ों रुपए के लोन में मैं बैंक कर्जे में दब गया और बैंक ने मुझको दिवालिया घोषित कर दिया। तो मेरी मदर के कहने पर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी और मेरी मदर ने जैसे ही मेरे को मेरी कुंडली दिखाई तो उन्होंने मेरी कुंडली को उठाकर फेंक दिया। तो उन्होंने बोला कि इस कुंडली में कुछ नहीं है। अब मैं एजुकेटेड था, एक बिजनेसमैन, तो ये बात मेरे को कहीं ना कहीं मेरे दिल को ठेस पहुंची कि यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं और ये मेरी कुंडली को फेंक रहा है या कह रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस जन्म कुंडली में या एस्ट्रोलॉजी में कुछ तो है, जितने लोग बैठे हैं और ये अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तब मैंने इस एस्ट्रोलॉजी को ये अंदर ही अंदर मन में संकल्प ले लिया कि मैं इसको सीख कर रहूँगा और इसके रहस्यों को जान कर रहूँगा। तब मैंने एस्ट्रोलॉजी को रिसर्च करना शुरू कर दिया, इसको पढ़ना शुरू कर दिया और अच्छे अच्छे लोगों से जो इसके जानकार थे उनसे मिलना शुरू कर दिया। और उनके बताई हुई चीज़ों को मैंने जब अपनी लाइफ में अनुसरण करना शुरू किया तो मेरे जीवन में परिवर्तन आने लग गया। और मैं कुछ ही टाइम के बाद जो मेरे को कर्जा था या मेरे को लोन की समस्या थी उससे मैं बाहर आ गया। कैंसर जैसी महामारी बीमारी को मैंने हराया और जब मैं ज़िंदगी में कामयाब हो गया तो लोग मुझसे पूछने लग गए कि आपने लाइफ में ये सब कैसे किया। तब मैंने उनकी कुंडली को देखकर उनको कुछ उपाय या उनको कुछ चीज़ें बताना शुरू किया तो जिससे उनकी लाइफ में भी चेंजेस आने शुरू हो गई। और धीरे धीरे ये माउथ पब्लिसिटी हो गई कि मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ या लोगों को बताता हूँ, जबकि मेरा आज भी कोर बिजनेस मैं बिल्डर के रूप में काम करता हूँ। मैं एक आपका कैंसर एस्ट्रोलॉजी के वजह से ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हुआ। कैंसर भी ठीक हुआ और मैं बैंक करप्सी से भी बाहर आया। मेडिसिन अभी मेरी कोई मेडिसिन नहीं है, 0 मेडिसिन है। कैंसर खत्म मंत्र ऐसा भी हो सकता है, 100% हो सकता है। जितना भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक प्रोमिस होता है कि आपको कौन सा रोग लग सकता है, इसमें मारक और बाधक भाव होते हैं। यदि वो दोनों भाव आपस में युति बनाकर बैठ जाए तो जातक को क्रोनिक डिसीज होने का योग होता है। और यदि हम उन ग्रहों को मना लें तो मैं इसमें ऐसा नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ, मैं सबको ठीक कर दूंगा। ठीक करने का अधिकार ऊपर वाले के पास है, लास्ट फैसला ऊपर वाले का होगा
लेकिन मैं रास्ता बता सकता हूँ कि यदि आप इन ग्रहों को मना लें, इन देवी देवताओं को मना लें और उन देवी देवताओं ने आपकी बात सुन ली तो आप उस समस्या से बाहर आ सकते हो। आज विज्ञान ने बहुत प्रगति किया है, बहुत फटको मार रहा है। आप एस्ट्रोलॉजी का बात कर रहा है, बहुत बहुत बड़ा मेडिसिन डेवलप हुआ, बस उसके बाद भी आप कैंसर से एस्ट्रोलॉजी के कारण कैंसर दूर हुआ अपने लाइफ में। विज्ञान और धर्म कैसे रिलेटेड, कैसे बुझता हो आप जानता हो? मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी है यह भी तो एक विज्ञान है। ये आप किसने कह दिया कि ये विज्ञान नहीं है, ये एक साइंस नहीं है, एक पूरी तरीके से साइंस पे आधारित ये खोज है। आज जितने भी वैज्ञानिक हैं, आज आपको मालूम ये बोला जा रहा है कि 1 और 1 11 होते हैं, ये किसने बोला आपको? किसी न किसी किताब ने तो बोला। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी की भी एक ग्रंथ है, एक धार्मिक किताब है जो हमें बोल रही है कि ये चीज़ ऐसे होती हैं। लेकिन हम भारतीय, हमारे जो ऋषियों ने चीज़ों को लिखा, हम उतने अच्छे से इसको रिप्रेजेंट मार्केट में या बाज़ार में नहीं कर पाए जो साइंटिस्ट ने किया है। फ़र्क इतना है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो एस्ट्रोलॉजी एक पूरा का पूरा विज्ञान है, लेकिन हम लोग इनको उतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। मैं इस बात पे लगा पड़ा हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी को उतने अच्छे ढंग से वैज्ञानिक रूप के एक तथ्य के रूप में आपको बताऊँ कि ये एक विज्ञान है और इसके या किसी भी प्रकार से भ्रम नहीं है या किसी भी प्रकार से चमत्कार नहीं है। आप एक बात बताइए, एक डॉक्टर जब एक सीने को फाड़ता है, ये ऑपरेशन करता है, हार्ट का ऑपरेशन, क्या आप कर सकते हैं? ये डॉक्टर कब कर सकता है? जब उसकी पूरी की पूरी विद्या को सीख लेता है कि किस प्रकार से मुझे इसको इंजेक्शन देना है, इसको बेहोश करना है, पैर से एक नाली निकालनी है, फिर यहाँ पे जोड़नी है। आप और मैं तो नहीं कर सकते ना, तब उसने किसी न किसी को विद्या पढ़ी है तभी वो कर सकता है। उसी प्रकार से ज्योतिष एक साइंस है, ज्योतिष एक विद्या है, ज्योतिष एक कला है। यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है और मैं इसको साबित करता हूँ कि ये किसी भी प्रकार से भ्रम नहीं है, ये किसी भी प्रकार से चमत्कार नहीं है। ये एक साइंस है, ये एक स्टडी है जिसको मैंने बहुत बारीकी से इसको समझा है। बस हमारे ऋषियों ने जो लिखा है हम उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। मैं ऐसा बात जानना चाहता हूँ मैं, साइंस तो हो है वास्तुशास्त्र, बट मॉडर्न साइंस और ज्योतिष शास्त्र में क्या डिफरेंट है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ज्योतिष शास्त्र आपको नेचर के अनुसार चलना सिखाता है, वास्तुशास्त्र आपको नेचर के अनुसार चलना सिखाता है। जो साइंस कहता है वही वास्तुशास्त्र कहता है, वही ज्योतिष कहता है। और मैं आपको एक बात बताइए कि अभी साइंस ने, वैज्ञानिकों ने चंद्रमा यान पर गए, उन्होंने बोला कि चंद्रमा में 15 दिन सूर्य उगता है और 15 दिन सूर्य नहीं उगता है, मतलब कि 15 दिन होता है और 15 दिन में रात होती है। यह तो हमारे भारतीय ऋषियों ने बहुत पहले ही बता दिया। आप देखिए ना कि 15 दिन के बाद चंद्रमा आपको आसमान में दिखता है, 15 दिन आपको नहीं दिखता है। तो ये तो हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ही बता दिया था कि चंद्रमा का 15 दिन में एक दिन होता है और 15 दिन रात होती है, मतलब कि वो 30 दिन में एक दिन पूरा करता है। उसी प्रकार से यदि आप देखेंगे कि गुरु ग्रह है, ये पृथ्वी का 1 साल गुरु ग्रह का 1 दिन होता है। यदि शनि की बात करते हैं तो पृथ्वी के 30 साल शनि ग्रह का 1 दिन होता है। यदि मैं राहु ग्रह की बात करता हूँ तो पृथ्वी के 18 साल और राहु ग्रह का एक दिन होता है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी के 30 दिन चंद्रमा का 1 दिन होता है। तो ये तो गणना पहले से ही हमारे ऋषियों ने की हुई है। सभी ने पहले बता दिया कि जानते कि हनुमान चालीसा में लिखा गया है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। ये सब ऋषियों ने पहले से ही साइंस की था। लेकिन मैं आपको इतना से कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग अपनी बात को उतने अच्छे से रख नहीं पाए। हम लोग अपने ही नशे में मदमस्त हो गए, अपने ही ज्ञान के भंडार को, जैसे कहते हैं ना कि अपने होश को गवा बैठे, जोश को गवा बैठे हैं। जबकि ये तो साइंस है इसमें तो। और आज जो नासा वाले या बड़े बड़े वैज्ञानिक जो शोध करते हैं वो भारतीय एस्ट्रोलॉजी को पढ़कर ही करते हैं। ये जो ग्रेविटी का नियम है या जो इतने भी नियम है तो पहले हमारी एस्ट्रोलॉजी में, पहले हमारी साइंस में हमारे ऋषियों ने सब कुछ पहले से बता दिया था। आज आप जो हवाई जहाज उड़ा रहे हैं यहाँ पे, तो आप देखो ना कि मन की गति से चलने वाला यान सबसे पहले किसने बनाया? ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से। यह रावण के सौतेले भाई जिसे कुबेर जी कहा जाता है, ये उन्होंने आशीर्वाद से लिया था कि मन की गति से चलने वाला वाहन जो आज एरोप्लेन कहा जाता, तो यह सबसे पहले तो भारत ने बनाया था। तो अभी तो कितने एरोप्लेन उड़ रहे हैं। ये तो सब
हमारे पास पहले से चीज़ें मौजूद थी। सब कुछ धर्मशास्त्र से रिलेटेड हुआ 100%, इसी में तो कोई कहना नहीं। लेकिन इसको आप किसी धर्म से मत जोड़िए आप कि ये हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है या सिख है या ये धर्म है। ये सब आप किसी भी धर्म से हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी अपना काम करती है, आप चाहे किसी भी धर्म से रिलेट करते हैं। और ठीक है, वास्तुशास्त्र का लोगों के सामान्य या दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसमें? वास्तु आपका सबकॉन्शियस माइंड है। वास्तु एक आपकी आत्मा है। जिस प्रकार से आदमी के दो दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो कॉन्शियस माइंड है इसको बुध ग्रह से देखा जाता है और सबकॉन्शियस माइंड को चंद्रमा ग्रह से देखा जाता है। उसी प्रकार से यदि मैं ज्योतिष और वास्तु को बात करूं, जो ज्योतिष हमारा कॉन्शियस माइंड है और वास्तु हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। वास्तु जो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, यह जो ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें आकाश, धरती, वायु, अग्नि, जल, ये पांच तत्व हमारे शरीर में, ये 5 तत्व ही हमारे ब्रह्मांड में है। तो वास्तु हमें ये बताता है कि आप घर बनाते समय, अपना ऑफिस बनाते समय, फैक्ट्री बनाते समय इन 5 तत्वों से किस प्रकार से अपने आप को अलाइन करें। आप नेचर के अनुसार चलें। यदि हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है और आप ही पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं तो आप प्रकृति के साथ में चलते हैं। तो वास्तु आपको ये बताता है कि आपको किस प्रकार से प्रकृति के साथ में रहना है। कि जो आपके घर का पानी का कोन है वहाँ पे अग्नि नहीं होनी चाहिए, जो अग्नि का कोना है वहाँ पानी नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। तो वह बताता है कि नेचर ये है और आप नेचर के अनुसार चलिए, आप प्रकृति के अनुसार चलिए, तो आपको आपके जीवन में कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आप वास्तुशास्त्र के लिए वर्ल्ड वाइड टूर किया, विभिन्न देशों पे भ्रमण किया। दुनिया के लोग में क्या ये दिल में वास्तुशास्त्र संबंधी, वास्तुशास्त्र के संबंध में अब लोगों की रुचि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्या है वर्ल्ड वाइड अभी धीरे धीरे इसकी रुचि इसमें बढ़ती जा रही है। मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो वास्तु और जो ज्योतिष है ये आम आदमी के लिए लिखा नहीं गया था। यह सिर्फ देवी देवताओं और राजा महाराजाओं के लिए लिखा गया था। आप देखिए जितने भी मंदिर पुराने बने हुए हैं, प्रतिष्ठित मंदिर बने हुए हैं, प्रतिष्ठित महल बने हुए हैं, सब वास्तु के अनुसार बने हुए हैं। अब यह इसकी पहुंच आम जनता तक आ गई है। वो जो रहस्य हैं जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के लिए बनाए गए थे वे आम जनता को मिल गए हैं। तो अब हर आदमी अपने आप को वास्तु के अनुसार, नेचर के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार जीना चाहता है और इसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और भारत की संस्कृति का प्रचार पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज हर आदमी वास्तु को अपनाना चाह रहा है और इसको अपना रहा है। ठीक है, आप अभी नेपाल में क्या है, कैसा है नेपाल? नेपाल तो देवताओं की धरती है, जहाँ पे देखिए पशुपतिनाथ जी यहाँ पे सादर खुद विराजमान हैं, भैरव जी यहाँ विराजमान है, माँ काली यहाँ विराजमान है, माँ बंगलामुखी यहाँ विराजमान है, यहाँ माँ सीता की जो जनकपुरी है वो यहाँ विराजमान है। मैं तो नेपाल की धरती पे आकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ कि तो देवताओं की धरती है। और यहाँ पर आप देखिए मुझे आकर पता लग रहा है कि यहाँ जनवरी फरवरी तो देखा ही नहीं जाता। यहाँ के जो श्रावण मास, जो भारतीय संस्कृति के मास हैं उनके अनुसार लोग चलते हैं, उन तिथियों के अनुसार लोग चलते हैं। मैं मानता हूँ कि यदि पृथ्वी की यदि कोई सबसे पुण्य धरती है कि भारत के बाद यदि मैं इसको जियोग्राफिकली बात करूं तो वह नेपाल है। और मैं आज अपने आप को यहाँ पे आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देता हूँ कि जो भारतीय संस्कृति, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपने लिखी उसका सबसे ज़्यादा अनुसरण नेपाल में हो रहा है। धार्मिक रिश्ता तो ये नेपाल भारत के, बट सीमाना की बॉर्डर प्रॉब्लम है, ऐसा क्या बात आपके? देखिए ये बॉर्डर प्रॉब्लम के, ये तो बात बॉर्डर की बातें तो सीमाओं की बातें तो देशों की हैं, लेकिन अंदर से मैं बात करूं तो दिल भारत का नेपाल में बसता है और नेपाल के शरीर में भारत की आत्मा बसती है। तो भारत और नेपाल का रिश्ता वैसा ही रिश्ता है जैसे एक शरीर और आत्मा का होता है, जिसे सीमाओं से अलग नहीं किया जा सकता है। भारत और नेपाल का रिश्ता एक दिल और एक दिमाग का रिश्ता है, एक दिल और आत्मा और शरीर का रिश्ता है। यह कभी भी सीमाओं से इसको बांधा नहीं जा सकता है। ओके, नेपाल अभी धर्मनिरपेक्षता देश है
आप सनातन हिंदू धर्म की पक्षधर है। नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश है, बहुत साल हुआ। इस बारे में क्या है आपका? देखिए, हिंदू धर्म हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहा है। वह सभी धर्मों का सम्मान करता है। इसमें किसी प्रकार से कोई किंतु परंतु नहीं है कि भारत के जितने भी राजा महाराजा हुए उन्होंने सभी धर्म के लोगों को अपनाया है, उन्होंने सभी धर्म के लोगों की रक्षा की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें धर्मनिरपेक्ष रहते हुए हिंदू धर्म के सम्मान को कोई आँच ना पहुँचाए, ऐसी बात कहनी चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम हिंदू धर्म हैं तो हम हिंदू धर्म का ही सम्मान करें, लेकिन अपने धर्म की रक्षा करते हुए हमें बाकी धर्मों वाले लोगों को भी धर्म निरपेक्ष रहने में कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको हमेशा अपने धर्म की रक्षा करनी आनी चाहिए, और धर्म की रक्षा के लिए यदि आपको अस्त्र शस्त्र भी उठाने पड़े तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। क्या लगता है आपको, नेपाल में सब धर्म के लिए सम्मान नहीं देखता है आप? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। मैं तो ये कहा है कि अपने धर्म की रक्षा करते हुए आप सभी धर्मों का सम्मान कीजिए। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ। और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए यदि आपको अस्त्र शस्त्र उठाना भी पड़े तो आपको उसमें परहेज नहीं करना। क्या करना पड़ेगा? मैं नहीं, अपने आपको धर्म की रक्षा करनी है। आप हिंदू, मैं तो सभी बोल रहा हूँ, क्या करना पड़ेगा? आपको हिंदू धर्म के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आपको अपने धर्म के बारे में मालूम चलना चाहिए कि आपका धर्म क्या कह रहा है, आपकी रीति रिवाज क्या कह रहे हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है वो हम अपने धर्म को, अपने रीति रिवाजों को हम भूलते जा रहे हैं। हमारी जो यंग पीढ़ी है उसको एक वहम कहने लग गई है कि पिताजी अब वहम मत कीजिए, माताजी वहम मत कीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी चीज़ को कहने से पहले, किसी भी चीज़ को समझने से पहले आपको उसको समझना पड़ेगा कि भारतीय रीति रिवाज, हिंदू धर्म क्या कहता है। हिंदू धर्म तो हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहा है। उसने सभी धर्मों को साथ में चलने को कहा है। उसने तो अतिथि देवो भव, उसने तो ये कहा है कि कोई भी अतिथि आपके द्वार पर आ जाए तो उसके देवताओं की तरह उसको मानकर उसका स्वागत और सरोकार किया जाए। लेकिन कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप जिसको अतिथि देवो भव की संज्ञा दे रहे हैं, अतिथि देवो, वो सामने वाला आपके ऊपर प्रहार करे तो आपके ऊपर भी उतने ही अस्त्र शस्त्र होने चाहिए कि आप सामने वाले का मुकाबला कर सकें। आप गणतंत्र के खिलाफ, राजतंत्र को गलत और हिंदू राष्ट्र को कायम करने के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा न्यूज़ आ रहा है, खास क्या है? नहीं, मैं किसी को भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ। राजतंत्र का पक्षधर नहीं है आप? नेपाल का किंग सिस्टम, नेपाल का नहीं, मैं नेपाल के लिए, नेपाल के राजतंत्र के लिए, मैं किसी के लिए किसी भी प्रकार की बात को नहीं कहता हूँ। ऐसा न्यूज़ नहीं, आप बिल्कुल ऐसा, मैं बिल्कुल भी किसी के खिलाफ नहीं हूँ और मैं बिल्कुल किसी के साथ नहीं हूँ। मैं साथ हूँ तो हिंदू की जो संस्कृति है, हिंदू के जो रीति रिवाज हैं उसको अपनाने के लिए मैं बात बोल रहा हूँ। मैं हिंदू धर्म का प्रचार पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में करने को निकला हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हमारे बच्चों को, हमारे रीति रिवाजों को जो भूल रहे हैं, जो हमारी संस्कृति को लोग भूल रहे हैं, इन्हें अपनाना चाहिए, इन्हें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उतारना चाहिए। और यह जो प्रचार प्रसार है पूरे विश्व में इसको फैलाना चाहिए। जो हिंदू धर्म के मास हैं, जो हिंदू धर्म की तिथियां हैं, जो हिंदू धर्म के नक्षत्र हैं, इसका प्रचार पूरे विश्व में हमें करना चाहिए। आपने अफवाह सुनी है कि ज्योतिष केवल पैसे वाले के लिए है, इसमें क्या खास है? पैसे वाले के ज्योतिष है आप? नहीं, मैं हमेशा, मेरे बारे में ये बोला जाता है कि मैं अमीरों का एस्ट्रोलॉजर हूँ, जबकि मैं अमीरों का नहीं, अमीर दिल वालों का एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो मैं हमेशा सामने वाले को ये बताता हूँ कि आपको लाइफ में ये काम करना चाहिए तो यह ग्रह आपके साथ में खड़ा हो जाएगा और आप 1 और 1 मिलकर 11 हो जाएंगे। तो और आप लाइफ में वो जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो करोड़पति बनना चाहते हैं, वह भाग्य भी अब आपकी मदद करेगा। तो ऐसा कहना कि मैं पैसे वालों का एस्ट्रोलॉजर हूँ, ये बिल्कुल गलत है। मैं पैसा बनाने के लिए, कि जो जिसको चाहता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, उसकी मदद करने वालों का एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। क्या आपने वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के बारे में कोई नया शोध किया है जो अब तक किसी ने नहीं किया? मैंने वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में और नंबर्स में, न्यूमरोलॉजी में ऐसे शोध किए हैं जो अभी से पहले किसी ने नहीं किए हैं। मैंने एस्ट्रोलॉजी में ये कुछ बताने की कोशिश की है कि आप जो काम करते हैं यह काम किस ग्रह से संबंधित है और आपको कौन सा काम करना चाहिए। जैसे नेपाल में मान लीजिए सीमेंट इंडस्ट्री का काम है तो सीमेंट इंडस्ट्री को राहु ग्रह से देखा जाता है। बैटरी का काम है, ये राहु ग्रह से देखा जाता है।
यदि कोई डिस्पोजल का काम कर रहा है तो यह राहु ग्रह से देखा जाता है। यदि किसी भी प्रकार के ऑयल का काम करता है कोई तो यह शनि ग्रह से देखा जाता है। और यदि कोई पेट्रोल पंप का काम करता है तो ये वृश्चिक राशि से देखा जाता है। यदि वह गवर्नमेंट से संबंधित काम करता है तो यह सूर्य ग्रह से देखा जाता है। तो मैंने इस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारी रिसर्चेस की हैं कि आपको यदि आप कोई सब्जेक्ट को चुनना चाहते हैं, विषय को चुनना चाहते हैं, तो मेडिकल लें, नॉन मेडिकल लें, कॉमर्स लें, फैशन डिजाइनिंग में लें, आप नौकरी करें या फिर आप व्यापार करें, आपको कौन से देश में जाना चाहिए, कौन से कंट्री में रहना चाहिए, क्या आपकी कुंडली में लॉटरी लगने का योग है या नहीं है, आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कौन से सेक्टर में करना चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने इसमें बहुत सी विशेष अपनी रिसर्चेस की हैं। वास्तु में मैंने इसमें कुछ ऑयल्स डेवलप किए हैं, मैंने कुछ कैंडल्स बनाई हैं, इसको डेवलप किया है जो भारतीय ऋषियों ने, भारतीय संस्कृति में लिखा गया है। यदि आप इस कैंडल का आप अपने डेली यूज में प्रयोग करते हैं तो आप बहुत सारे अपनी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने कुछ ऑयल्स, कुछ सोप, साबुन का रिसर्चेस की हैं। वास्तु के अंदर अभी तक जो पढ़ाया जा रहा था एक शक्ति चक्र के रूप में पढ़ाया जा रहा था, तो वो ग्रिड कहीं ना कहीं गलत था। तो इसको मैंने बोला कि जो विश्वकर्मा ग्रिड है, जो विश्वकर्मा जी ने अपने ही पुस्तक में लिखा गया है, तो वह ग्रिड मैंने लोगों को बताने की कोशिश की है कि आप किस प्रकार से अपने घर का ग्रिड कर सकते हैं, अपने घर का वास्तु कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु भी मैं सिखा रहा हूँ, लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ में काम करती है। ठीक है सर, हम अंत में आप ज्योतिष शास्त्र में क्या पढ़ता है, यदि कोई नेपाली सीखना चाहते हो तो कैसे संपर्क करें? हमारा एक वेबसाइट है आचार्य लवभूषण, LAVBHUSHAN, तो वह आप गूगल पे ढूंढें तो आपको वहाँ पे हमारा नंबर मिल जाएगा। और हमने नेपाल में भी हम अपना एक ऑफिस बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कुछ लोग जो हमारे जातक हैं उनके साथ मिलकर हम भारतीय संस्कृति को या वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पूरे नेपाल में हम फैलाना चाह रहे हैं। हम ये बात, भारतीय एस्ट्रोलॉजी की बात या वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात जन जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो यदि कोई सीखना चाहता है तो नीचे हम आपको कुछ नंबर्स भी दे देंगे, उन पर संपर्क भी कर सकता है, हमारे कार्यालय में भी बात कर सकता है, और गूगल पे भी हमको ढूंढेगा तो हम उनको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।